धान की फसल में जिंक का कब इस्तेमाल करना चाहिए? आज हम एकदम वैज्ञानिक तरीका आपको बताएंगे और किस तरह से इस्तेमाल करें ताकि आपको कम लागत उसकी लगे और आपको फ़ायदा ज़्यादा मिले, इसके बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले जानते हैं कब नहीं इस्तेमाल करना है। तो अगर हम जानें जिंक का हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं तो दो तरह से कर सकते हैं। एक तरीका होता है मिट्टी में खादों का इस्तेमाल, जैसे हम करते हैं, जैसे हम यूरिया डालते हैं, जैसे डीएपी डालते हैं, वैसे डाल दें मिट्टी में, यानी बुरकाव विधि से। दूसरा तरीका होता है कि हम स्प्रे विधि से डालें, छिड़काव विधि से डालें। तो दोनों तरीके से आप जिंक की पूर्ति कर सकते हैं। पहला तरीका सबसे पहले बताते हैं। अगर आप जिंक का मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी दशा में आप जिंक का इस्तेमाल रोपाई के समय नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि रोपाई के समय हम कोई ना कोई फास्फोरस वाली खाद जरूर डालेंगे, चाहे हम एसएसपी डालें, चाहे हम डीएपी डालें, चाहे हम डालें एनपीके। एनपीके बहुत तरह से आते हैं। एनपीके 12 32 16 10 26 26 14 35 14 20 20 0 13 और सभी तरह के जो एनपीके आते हैं इसमें फास्फोरस लगभग पाया जाता है। और फास्फोरस वाली किसी भी खाद के साथ, चाहे एनपीके हो, चाहे डीएपी हो, चाहे एसएसपी हो, हम जिंक सल्फेट या फिर सल्फेट वाली कोई भी खाद का प्रयोग ही नहीं कर सकते हैं। क्योंकि दोनों चीज़ें रिएक्शन करती हैं, आपस में मिलकर अघुलनशील हो जाती हैं, जिससे पौधे को किसी खाद का लाभ नहीं मिलेगा। ना तो फास्फोरस का लाभ मिलेगा, ना ही जिंक का लाभ मिलेगा, ना ही सल्फर का लाभ मिलेगा। इस बात का आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे आपको इस्तेमाल नहीं करना है, रोपाई के समय बिल्कुल भी नहीं करना है मिट्टी में। अगर आप मान लीजिए पहले आपको कमी के लक्षण दिखाई देते हैं तो इसका आप स्प्रे विधि से प्रयोग कर सकते हैं। अब मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया तरीका तो स्प्रे विधि से ही रहने वाला है, क्योंकि अगर आप जिंक का मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं तो मुश्किल से 2 से 5% ही लाभ आपके पौधे को मिल पाता है। बाकी की सारी मात्रा बेकार हो जाती है, बहुत ही कम लाभ मिलता है। ये जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम डालते हैं, चाहे आपका जिंक सल्फेट हो, चाहे मैग्नीशियम सल्फेट हो, चाहे फेरस सल्फेट हो, चाहे कोई दूसरी सूक्ष्म तत्व हो, इसका बहुत ही कम मात्रा में लाभ मिल पाता है। कई बार कुछ गलती हो जाता है, कुछ चीज़ें अघुलनशील हो जाती हैं, आपस में मिलकर रिएक्शन कर जाती हैं, तो कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में लाभ मिलता है। अगर आप फास्फोरस के साथ मिला देंगे तो वो भी बेकार हो जाएगा, दोनों चीज़ें, फास्फोरस और जिंक भी। तो यहाँ पे जिंक का इस्तेमाल अगर आप मिट्टी में करना भी चाहते हैं तो वही 20 दिन के बाद करना चाहिए। 20-25 दिन पे जब आप यूरिया डालते हैं 30-40 किलो के आसपास, तो उसी यूरिया खाद के साथ आप जिंक का मिट्टी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप जो है जिंक डालते हैं 33% वाला तो लगभग 5 से 7 किलो, या फिर अगर आप 21% वाला जिंक सल्फेट डालते हैं तो 8 किलो से लेकर 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरा तरीका, थोड़ा सस्ता भी वो तरीका होने वाला है और आपको लाभ ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जो चीज़ें हम पत्तियों के ऊपर छिड़काव जैसे डालते हैं उसका ज़्यादा लाभ हमारे पौधे ले पाते हैं मिट्टी में डालने की अपेक्षा। मिट्टी में खासकर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो आपको मिट्टी में डालना ही नहीं चाहिए, आपको इसका स्प्रे ही करना चाहिए। तो मिट्टी में डालने की मात्रा तो हमने आपको बता दी। अब हम जानते हैं स्प्रे करने वाली मात्रा। अगर आप छिड़काव करना चाहते हैं तो समय पहले जानिए, कभी भी आप कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से पहला स्प्रे 20 दिन पे और दूसरा स्प्रे लगभग 15-20 दिन के बाद फिर से आपको करना चाहिए, तो अच्छा लाभ मिलेगा। यानी फूल आने से पहले एक स्प्रे कर देंगे तो अच्छा और लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे मोटे मोटा मान सकते हैं 20 दिन पे पहली बार, या 20-25 दिन पे पहली बार, दूसरी बार 40-45-50 दिन तक आप जिंक का स्प्रे कर सकते हैं। 2 बार आपको डालना पड़ेगा, तभी लाभ मिलेगा ज़्यादा, एक बार डालने से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे जिंक अगर आप मान लीजिए 33% वाले जिंक सल्फेट की बात करें तो भी आप स्प्रे विधि से डाल सकते हैं। मात्रा रहेगी 700 से 750 ग्राम पर एकड़ तक, एक बार में इतनी मात्रा डालनी है। साथ में आपको क्या लेना है, सिंगल जिंक का स्प्रे तो आप कर नहीं सकते हैं, आपको इसके साथ लेना पड़ेगा जो आता है यूरिया, दानेदार यूरिया। 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, अगर मान लीजिए नाइट्रोजन की कमी है तो 3-4 किलो भी आप यूरिया, 5 किलो भी आप यूरिया मिला के स्प्रे कर सकते हैं। तो औसतन मात्रा हमने 2 किलो ले लिया, 2-3 किलो यूरिया आप मिला लीजिए, साथ में जिंक 700 से 750 ग्राम आप मिला लीजिए और इसका स्प्रे कर दीजिए। अगर आप यूरिया का मिलाना नहीं चाहते हैं तो बुझे हुए चूने के पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दूसरा जिंक आता है 21% वाला, इसकी 1 किलो मात्रा साथ में यूरिया या बुझे हुए चूने का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक जिंक आती है चिलेटेड रूप में जो 12% में आती है, इसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं 120 ग्राम मात्रा। इन दोनों जिंक में से, यानी जिंक सल्फेट जो आता है 21% या 33%, उससे बढ़िया काम आपकी चिलेटेड फॉर्म वाली जो आती है, एडीटीए फॉर्म में आती है जो 12% वाली जिंक, ये काम करेगी। 120 ग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से डालना चाहिए और इसको आप किसी भी खाद के साथ डाल सकते हैं। इसको आप फास्फोरस वाली खाद के साथ भी डाल सकते हैं, बस अलग अलग घोल बनाना है। इकट्ठा बहुत देर तक घोलेंगे तो भी काम नहीं करेगा, कोशिश करिए कि ना ही डालिए तो बेहतर रहेगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो
आज की जानकारी मतलब फास्फोरस वाली खाद के साथ ना डालिए तो और अच्छा है, लेकिन अगर आप NPK वगैरह के साथ डालना भी चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, बस अलग अलग घोल बना के आपको स्प्रे करना पड़ेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।